सुबह जल्दी उठो, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, गुस्से में कोई डिसीजन मत लो। ओ हो, मतलब गिनने बैठो तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। इतनी सारी अच्छी आदतें हैं, लेकिन इन्हें फॉलो कौन करे और कैसे करे और कौन इतनी मेहनत करे। चलो एक आध पर करनी है तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी अच्छी आदतें, और हमें ये भी पता है कि इनको अगर फॉलो कर लिया तो हमारी जिंदगी तो बनी जाएगी। लेकिन बाबा कौन इतनी मेहनत करे, जैसे वैसे ही ठीक है। हाँ, कोई एक आध आसान सी कोई टेक्निक बता दे जिससे सारा काम हो जाए तो चलो एक कोशिश और की जाए। अभी देखिए, टेक्निक आसान है कि मुश्किल है कि कैसी है ये तो बताना मुश्किल है, बिना समरी को सुने, बिना समरी के बारे में बताए। लेकिन जहां तक बात है इस लाइन की कि एक और कोशिश की जाए फिर से अच्छी आदतों को अपनाने के लिए, उन्हें फॉलो करने के लिए, क्योंकि जब इतना सारा बेनिफिट है, हमारी जिंदगी 360 डिग्री पर चेंज हो सकती है, जैसा हम चाहे वैसी हो सकती है, सिर्फ मात्र इन आदतों को अपनाने से। तो इस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और इसी कोशिश में आज की ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीगल पर। मैं हूँ गीगलर रूबी पारिक आपके साथ। इस समरी को बनाया है गीगल ने, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, और यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस समरी को। समरी ऑफ बेटर देन बिफोर, जिसे लिखा है ग्रेट चैन रूबिन ने। और इस समरी की बात की जाए तो दरअसल जो चीजें हम डेली बेसिस पर करते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती है, हमारी आदतें बन जाती है। शुरुआत में कोई भी नई आदत अपनाने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद आप इसके आदी हो जाते हैं, आप इसे फॉलो करने लगते हैं। तो ये समरी आपको अपनी डेली रूटीन में बुरी आदतें, बैड हैबिट्स को चेंज करके अच्छी आदतों को फॉलो करने में, उन्हें अपनाने में, उन्हें एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगी। वैसे यहाँ पर आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या हैबिट्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, जी हाँ। हैबिट्स जो है, ये आदतें जो है, ये हमारी पूरी जिंदगी बना सकती है, पूरी लाइफ को ऐसे चेंज कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर आप कैलोरीज काउंट की हैबिट नहीं डालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी मिठाइयाँ खा चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अब तक आपने कितनी सारी किताबें पढ़ ली है या सुन ली है, जब तक कि आप रिकॉर्ड्स रखने की आदत नहीं डालेंगे। तो जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो ये समरी आपको समझने में हेल्प करेगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। इस समरी में आप अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में चेंज करना सीखेंगे, और इसमें जो स्ट्रेटेजीज दी गई है उनसे आपको अपने अंदर गुड हैबिट्स डेवलप करने में मदद मिलेगी। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द फेटफुल टेंडेंसीज वी ब्रिंग इनटू द वर्ल्ड। यानी इस पूरी दुनिया में आप खुद में अकेले एक हो, और ये फैक्ट है। आपके पास जो एबिलिटीज है, जो पोटेंशियल्स है, वो किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक हो, अलग हो, और इस बात पर आपको बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है वही आप पर फेल क्यों हो जाता है, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी भी ब्लेम मत करो, और ना ही कोई सेल्फ डाउट रखो। अब जैसे कि अक्सर लोग क्लास में अपने लैपटॉप से नोट्स लेते हैं क्योंकि इससे आसानी रहती है, लेकिन आपको लैपटॉप यूज करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पेपर पर लिखना ज्यादा आसान लगता है। तो ये जो हैबिट्स होती है, ये हमारे रूटीन के काम होते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे कई बार हमें किसी हैबिट को अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि जो टेक्निक्स दूसरे यूज करते हैं वही आपको करने में मुश्किल होती है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हैबिट्स अडॉप्ट करने का सबका एक डिफरेंट पेस होता है। हो सकता है कि जो आपको मुश्किल लगे वही दूसरे के लिए बहुत ही आसान हो। तो कोई हैबिट प्रैक्टिस करने में इजी है या डिफिकल्ट, इसका एक और रीजन है, एक और कारण है, और वो कारण है उस हैबिट से जुड़ी हुई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि उम्मीदों का स्तर जो हम सेट कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आउटर एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से आती है, और सेकंड है इनर एक्सपेक्टेशन जो आपके अंदर से आती है। तो अगर किसी हैबिट के साथ हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन हो तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दोगे। अब हैबिट्स के हिसाब से, आदतों के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले 4 टाइप के लोग होते हैं। पहले आते हैं अप होल्डर्स, फिर आते हैं क्वेश्चनर्स, फिर आते हैं ऑब्लिगर्स, और लास्ट में आते हैं रेबेल्स। तो ये 4 टाइप की टेंडेंसीज है जो हमारे नजरिए को इन्फ्लुएंस करती है कि आप चीजों को किस तरह देखते हैं और किस तरीके से बिहेव करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसी से डिसाइड होगा कि आप हैबिट्स को कैसे फॉर्म करेंगे। अब होल्डर्स अपनी इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। अब चाहे ये सुनने में कितना ही पॉइंटलेस लगे,
ये लोग जितना हो सके हर कीमत पर मिस्टेक अवॉइड करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है और यही कारण है कि अप होल्डर्स कोई भी हैबिट्स जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। वैसे अप होल्डर्स के पास डेली टू डू लिस्ट होती है जिसे वो जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई बीमारी या फिजिकल इंजरी भी इन्हें नहीं रोक सकती। हालांकि ज्यादातर अप होल्डर्स आउट से ज्यादा अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पर फोकस करते हैं क्योंकि ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन को वैल्यू देते हैं। सेल्फ प्रिजर्वनेस उन्हें खुद की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि कोई अप होल्डर एक्सरसाइज करने की सोच रहा है तो वो अपने दोस्तों को बड़े आराम से बोल सकता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच पे नहीं जा सकता। अप होल्डर्स में ना एक और खूबी होती है कि वो अपने रूल्स बड़े ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एकदम सख्ती के साथ। अगर किसी दिन कोई गलती हो जाए तो बड़ा गिल्टी फील करते हैं। जैसे कि एक बार की बात है, ग्रेटचेन को एक बरिस्ता में काम करने वाली लड़की ने बताया कि उसे वहाँ पर अपना लैपटॉप यूज करना अलाउड नहीं है, पर इतने साल गुजरने के बाद भी वो इस बात को भूली नहीं। जब भी उसे कॉफी शॉप में अपना लैपटॉप यूज करना होता है तो वो टेंशन में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टाइप के बारे में, जो है क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन पर डाउट होता है। ये लोग एक्सपेक्टेशन पर तभी रिस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें उसमें कोई लॉजिक दिखाई देता है। क्वेश्चनर्स इस लॉजिक के साथ जीते हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए और तभी वो अपनी इनर एक्सपेक्टेशन तैयार करते हैं ताकि वो उन्हें फॉलो कर सके। जैसे कि फ्रेड एक स्टे एट होम डैड और क्वेश्चनर है। जब उसके बेटे को प्रिंसिपल ने शर्ट को पैंट के अंदर टक करने को बोला तो फ्रेड ने पूछा इससे क्या होगा, और फ्रेड को बड़ी हैरानी हुई जब प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों को रूल्स फॉलो करने सीखने चाहिए। क्वेश्चनर को जब कोई हैबिट रीजनेबल लगती है तभी वो उसे अडॉप्ट करता है, लेकिन अगर उसे किसी हैबिट में या रूल में कोई लॉजिक ना लगे तो उसके लिए उस हैबिट को अपनाना, उसे फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं ऑब्लिगर्स की, जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं। इन लोगों को अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस पूरी करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना। ऑब्लिगर्स का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि ये लोग अपने लिए प्रॉमिस तोड़ सकते हैं पर दूसरों के लिए नहीं, और यही रीजन है कि ऑब्लिगर्स अपने लिए नई हैबिट फॉर्म करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमेशा उन्हें मोटिवेशन के लिए कोई आउटर सोर्स चाहिए होता है। अब जैसे ग्रेस की ही बात करते हैं, वो एक यंग प्रोफेशनल है जो रीडिंग की हैबिट डालना चाहती है। हालांकि ये एक इनर एक्सपेक्टेशन है पर ग्रेस रीडिंग के लिए माइंड नहीं बना पाती है, इसीलिए वो कोई बुक क्लब ज्वाइन करना चाहती है जहां पर उसे ऐसे लोग मिले जिन्हें देखकर वो इंस्पायर हो सके। इसी तरीके से चक एक यंग बॉय है जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है। उसे अपने कपड़ों की अलमारी ठीक से अरेंज करनी है, तो चक ने एक चैरिटी ग्रुप को कांटेक्ट करके उन्हें अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट कर दिए ताकि वो कपड़े किसी के काम आ सके। अब क्योंकि ऑब्लिगर्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए ये लोग अक्सर काफी प्रेशर में रहते हैं। ये दूसरों को कभी ना नहीं बोल सकते। जैसे कि माइक एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक बार उसके कलीग ने उससे एक रिपोर्ट फिनिश करने में हेल्प मांगी तो माइक मना नहीं कर पाया, और रिजल्ट ये हुआ कि उसका अपना प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हो पाया। अब आती है लास्ट कैटेगरी, जो है रेबेल्स, जो आउटर और इनर दोनों एक्सपेक्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इनके लिए इनकी आजादी, इनकी फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कैसा भी काम हो। ये लोग अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई इन्हें फोर्स करे तो ये एकदम अपोजिट करेंगे। अब जैसे टेड की अगर हम बात करें तो ये एक रेबेल है। वो अपने 2 दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता है। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा कि क्या तुम बर्तन धो लोगे, लेकिन टेड को बर्तन धोने का जरा भी मूड नहीं था। वो उन लोगों में से है जो दूसरों के ऑर्डर पर काम करना पसंद नहीं करते। रेबेल्स टाइप के लोगों से डील करना काफी मुश्किल लगता है, पर उनसे ट्रिक से काम निकलवाया जा सकता है। जैसे अगर पेरेंट्स अपने रिबेल बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें ऑप्शन रखने होंगे ताकि उन्हें चॉइस मिल सके, और इन्हें कंट्रोल करने का यही एक तरीका है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट पीपल। मतलब ये कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, जो आपके लिए काम करता है वो दूसरों के लिए शायद काम ना करे। तो आपके लिए क्या टेक्निक बेस्ट रहेगी, ये जानने के लिए खुद पर ध्यान दो। हम खुद को ये बोल करके लिमिट में नहीं रख सकते कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता या मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या जरूरी है तो आप गुड हैबिट जल्दी ही अडॉप्ट कर पाओगे, उन्हें मेंटेन भी रख सकोगे। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जिससे आपको कोई भी न्यू हैबिट इफेक्टिव तरीके से अडॉप्ट करने में, उसे अपनाने में, उसे फॉलो करने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि लार्क और नाइट आउल,
ये वो लोग हैं जो दिन के बजाय रात को ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं, और इसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल है जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स और एज का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स नाइट आउल होते हैं, जबकि बड़ी उम्र के लोग लार्क्स होते हैं, यानी इनके दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। अगर आप एक नाइट आउल है तो आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, और अगर आप लार्क है तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स रात के 10 बजे तक फिनिश नहीं करने चाहिए। अगला है मैराथनर, स्प्रिंटर या प्रोकास्टिनेटर। अपनी हैबिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस कंफर्टेबल पेस के साथ आप कोई हैबिट अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे इस बुक के ऑथर ग्रेटचेन को स्लो और स्टेडी पेस के साथ काम करना पसंद है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट फिनिश करने में लंबा टाइम लेते हो तो आप एक मैराथनर हो, लेकिन अगर आप अंडर प्रेशर बेटर परफॉर्म करते हो और कोई काम तभी शुरू करते हो जब डेडलाइन पास हो तो आप एक स्प्रिंटर हो। एक स्प्रिंटर शॉर्ट पीरियड के प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना पसंद करता है। कैरल एक ऐसी ही स्प्रिंटर है जिसे ऑडियंस के आगे एक स्पीच देनी थी, और उसने अपनी स्पीच उसी टाइम तैयार करनी शुरू की जब लोग कमरे में आकर अपनी सीट्स पर बैठने लगे थे। अंडर प्रेशर होने के बावजूद कैरल ने काफी बढ़िया स्पीच तैयार कर ली थी। और अब आगे बात करें प्रोकास्टिनेटर्स की, तो ये स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं। ये लोग भी डेडलाइन से पहले कोई काम नहीं करते। फर्क बस इतना है कि अगर काम टाइम से पूरा ना हो तो प्रोकास्टिनेटर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगला आता है अंडर बायर और ओवर बायर। जी हाँ, जो आपने सुना इसका मतलब वही है। अगर आप एक अंडर बायर हो तो आप जल्दी पैसा खर्च करने वालों में से नहीं हो। जैसा कि आप रीजन दोगे कि अभी आपको न्यू रनिंग शूज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ओवर बायर होते हैं उन्हें शॉपिंग का बहाना चाहिए होता है। जैसे कोई नया महंगा ट्रैकर देख करके बोलेंगे कि ये मुझे चाहिए, इससे मुझे स्टेप्स काउंट करने में हेल्प मिलेगी। तो बात जब हैबिट्स की हो तो अंडर बायर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजों पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं जो एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और ओवर बायर्स को समझना चाहिए कि गुड हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट की नहीं बल्कि पक्के इरादे की जरूरत होती है। तो इस बढ़िया सी बात को जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिलर्स ऑफ हैबिट्स की। न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए और ओल्ड हैबिट्स को चेंज करने के लिए 4 क्रूशियल स्ट्रेटेजीज है। ये है मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। हालांकि ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, पर कोई भी नई हैबिट फॉर्म करने के लिए, नई आदत बनाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से हम आपको याद दिला दें कि इन स्ट्रेटेजीज में इंडिविजुअल डिफरेंस भी काफी मैटर करता है। अब जैसे कि शेड्यूल्स रिबेल्स टाइप के लोगों पर काम नहीं करते, जबकि अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगर्स पर सही तरीके से फिट होते हैं। मॉनिटरिंग की स्ट्रेटेजी तभी इफेक्टिव है जब आपको क्लियर हो कि कब किस एक्शन को मॉनिटर करना है, लेकिन जहां किसी चीज को लेकर आपके इरादे पक्के नहीं है वहां ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। जैसे कि आपने सोचा कि आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करेंगे, हालांकि कई बार हम चीजों को अंडर या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सही मेजर करना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी में पाया गया है कि हम अपने खाने को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बात जब एक्सरसाइज की हो तो उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस स्टडी में पार्टिसिपेंट को बोला गया कि उन्हें 4 मील चलना है, जबकि रियलिटी में सब सिर्फ 2 मील ही चले। अगर आप मॉनिटरिंग के थ्रू वेट लूज करना चाहते हो तो आपको पहले के स्पेसिफिक बॉडी वेट का गोल सेट करना होगा, और उस गोल को अचीव करने की एक डेट भी आपको डिसाइड करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे 3 महीने में 20 पाउंड वेट लूज करना है बस। तो अब इसके बाद आपको रोज अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है। स्ट्रेटेजी ऑफ फाउंडेशन का मतलब है एक टाइम में एक हैबिट टैकल करना। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक गुड हैबिट बनती है तो बाकी हैबिट्स भी खुद इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज की हैबिट से आपकी हेल्थ रिलेटेड और वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो लोग यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो ये है कि हम अपनी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली हैबिट को सबसे पहले टैकल नहीं करते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई हैवी ड्रिंकर है जो अपने ऑफिस लेट पहुंचता है, हमेशा थका हुआ लगता है और सड़कों पर थूकता रहता है। बजाय अपनी मेन प्रॉब्लम पर फोकस करने के, जो कि ड्रिंकिंग है, वो इंसान सड़कों में ना थूकने का प्रॉमिस करता है, जो कि उसके लिए शराब छोड़ने से ज्यादा आसान होगा। इसीलिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी हैबिट्स डालिए जो आपकी बाकी हैबिट्स को भी सुधार दे। शेड्यूलिंग की स्ट्रेटेजी का मतलब है कि एक टाइम सेट करना जब आप हैबिट की प्रैक्टिस करोगे। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत जल्दी ही अपनी हैबिट की आदत डलवा देगी, क्योंकि ये रिपीट होती रहेगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक दिन में हमें कितना कम टाइम मिलता है।
इसलिए ऐसी हैबिट डाली जाए जो प्रोडक्टिव हो, जैसे कि सुबह 5 बजे उठकर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो ये टाइम आप सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही रखो। इसी के साथ लास्ट में स्ट्रेटेजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें दूसरों की हेल्प भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये लोग आपको आउटर एक्सपेक्टेशन देंगे। जब तक आप किसी नई हैबिट के लिए अकाउंटेबल फील नहीं करते हैं, तब तक आप उस हैबिट को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी ऑफ मॉनिटरिंग के लिए ऑथर अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। ग्रेटचेन हमेशा अपने वजन को लेकर के कॉन्शियस रही थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने साइज को लेकर कंफर्टेबल हो पाई। अब क्योंकि वजन उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज की नई आदतें डेवलप की, जिससे उन्हें वेट लूज करने में मदद मिली। वो क्या खाती है और कितना वजन कम करती है, इसे मॉनिटर करने के लिए ग्रेटचेन ने एक फूड जर्नल रखा था। पर कुछ टाइम के बाद ही वो भूल गई कि अपने खाने पीने का रिकॉर्ड रोज लिखना है। फिर उन्होंने एक पेडोमीटर यूज करना शुरू किया, जिससे उन्हें पता चलता था कि एक दिन में वो कितने स्टेप्स चली। क्योंकि ग्रेटचेन एक अप होल्डर थी, तो उन्हें अपने टारगेट स्टेप्स हिट करना अच्छा लगता था। हालांकि मेथड भी ज्यादा काम नहीं आया। फिर उन्होंने एक डिवाइस खरीदा जो उनके स्टेप्स उनके फोन के साथ सिंक करता था, और जो वो दिन भर में खाती थी उसका भी रिकॉर्ड रखता था। तो फाइनली अपने फोन में स्टेप और फूड ट्रैकर होने से ग्रेटचेन के लिए अब वेट मॉनिटर करना ज्यादा आसान था। स्ट्रेटेजी ऑफ फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन हैबिट्स है स्लीप, मूव, ईट और अनक्लटर। मूविंग एक फाउंडेशन हैबिट है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आप गहरी नींद सो जाते हो, और जब आपको अच्छी और बहुत ही बढ़िया नींद मिलती है तो आपका मूड भी एकदम बढ़िया हो जाता है। असल में नींद पूरी होने से हम और ज्यादा गुड हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप जल्दी सोते हो तो आपके पास इतना टाइम होता है कि मुंह धोकर नाइट पजामा पहन सको, लेकिन जब आप लेट सोते हो तो आपके पास इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं होता। ग्रेटचेन ने स्ट्रेटेजी ऑफ शेड्यूलिंग भी ट्राई की। मेडिटेशन की हैबिट अडॉप्ट करने के लिए ग्रेटचेन ने स्ट्रेटेजी ऑफ फाउंडेशन के साथ उसे जोड़ दिया। क्योंकि अक्सर हम न्यू हैबिट्स को जल्दी ही भूल जाते हैं, इसीलिए उन्होंने मेडिटेशन को अपनी ओल्ड हैबिट के साथ जोड़ दिया। ग्रेटचेन ने डिसाइड किया कि वो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिटेशन किया करेगी। फिर उन्होंने एक मेडिटेशन शेड्यूल बनाया। उसके बाद वो अपनी न्यू हैबिट की प्रैक्टिस नहीं भूली, और धीरे धीरे ये न्यू हैबिट उनके रूटीन का एक पार्ट बन गई। तो क्योंकि सिर्फ शेड्यूलिंग ही काफी नहीं है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी के लिए दूसरों से आउटर एक्सपेक्टेशन भी जरूरी है, जैसे कि कुछ पाउंड वेट लूज करना एक पर्सनल गोल हो सकता है। और अगर आप ये गोल अचीव ना भी कर पाए तो कोई आपको पनिश नहीं करने वाला। पर स्ट्रेटेजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी अप्लाई करने से आप अपने को-वर्कर्स को अपने वेट लूज करने का प्लान बता सकते हो, और लोग आपको एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करेंगे, क्योंकि उन्हें आपका गोल पता है। तो हो सकता है कि आपको जंक फूड खाने से भी रोके, लेकिन ये फॉर्मूला हर किसी पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने प्लान शेयर करे ये जरूरी नहीं। तो अपनी न्यू हैबिट को पब्लिकली डिक्लेयर करना आपके काम आएगा या नहीं, ये देखने से पहले आपको अपना नेचर पता होना चाहिए। तो इतनी सारी कैटेगरीज के बारे में आपको बताया है, किस किस टाइप के लोग होते हैं और किस तरीके से वो हैबिट को फॉलो करने के लिए एक्शन लेते हैं। ये सब जानने के बाद में अभी भी एक स्टेप बाकी है, और वो है इट्स इनफ टू बिगिन। यानी कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी टेंडेंसी क्या है, अप होल्डर, क्वेश्चनर, ऑब्लिगर या रिबेल, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी न्यू हैबिट्स कब से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नई आदत की शुरुआत करने के लिए 3 स्ट्रेटेजीज होती है। फर्स्ट स्टेप्स, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है, इट्स नॉट इनफ टू गेट स्टार्टेड। तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। एक नई हैबिट स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किलें तो आती है, जैसे कि अचानक से जिम जाना शुरू करना, क्योंकि आपकी रूटीन का ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी नहीं बना, तो आपको जिम के लिए प्रॉपर तैयार होकर जाना शायद वर्कआउट करने से भी ज्यादा मुश्किल लगे। एक्साइटमेंट में आकर के न्यू हैबिट प्लान कर लेना एक बात है, पर उसको प्रैक्टिकल में लाना एकदम अलग चीज है। न्यू हैबिट फॉर्म करने की एक और स्ट्रेटेजी है, जिसे क्लीन स्लेट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये तब होता है जब आपके लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है, जैसे कि कोई नया पार्टनर, एक नया घर या नई जॉब। लोग अक्सर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के तौर पर हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं, तो ये एक क्लीन स्लेट स्ट्रेटेजी मानी जाएगी, क्योंकि न्यू ईयर नई शुरुआत लेकर आता है। इसे हम एक नए साल का जादू ही मानेंगे, क्योंकि कई लोग नए साल की शुरुआत में काफी मोटिवेट फील करते हैं और अपनी न्यू हैबिट्स पर स्टिक रहते हैं। हालांकि एक नई हैबिट अडॉप्ट करने का मतलब है सेम चीज को रिपीट करना, और कुछ हैबिट्स हमारी जिंदगी में इजीली अप्लाई हो जाती है। ये हैबिट्स लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू अडॉप्ट की जा सकती है।
इन्हें हम ऑन डिमांड के तौर पर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा लॉस या कोई ग्रेट फेलियर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप टर्म जो ऑथर ने यूज किया है उसका मतलब है किसी न्यू हैबिट की शुरुआत। ग्रेट चेन ने जब इस बुक को लिखना शुरू किया तो वो फर्स्ट स्टेप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रही थी। बुक के लिए आइडियाज लेना, स्ट्रक्चर प्लान करना उसके लिए काफी मजेदार और एक्साइटिंग रहा। लेकिन जब असल में लिखने की बारी आई तो ग्रेट चेन यहाँ पर अटक गई। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि बुक लिखना कब से शुरू करे, कौन सी तारीख या दिन सही रहेगा, मंडे से करे या अपने बर्थडे वाले दिन से। इससे पहले कि वो आगे सोचती, ग्रेट चेन को रियलाइज हुआ कि वो टुमारो लॉजिक यूज कर रही है, यानी आज का काम कल पे टालना, जिसे हम कहते हैं टालम टोल। और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे बुक लिखने के लिए तुरंत ही फर्स्ट स्टेप लेना होगा। इसी के साथ अब आगे लेते हैं क्लीन स्लेट स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल। लिंडा 40 साल की है और उसके पति की डेथ हो चुकी है। उसे डर था कि कहीं उसका अकेलापन उसे डिप्रेशन में ना डाल दे। उसे रियलाइज हुआ कि उसे घर से निकल करके लोगों से मिलना जुलना चाहिए। उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके उनके साथ कुछ फन एक्टिविटीज प्लान की और कुछ टाइम के बाद ही लिंडा पहले जैसी खुश रहने लगी। वो रेगुलर अपने दोस्तों से मिलती है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से उसका मूड अच्छा रहता है। इसी के साथ अब आगे लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जबरदस्ती अप्लाई करो। अक्सर हमारी जिंदगी के कुछ माइलस्टोन एक्सपीरियंसेस में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। जैसे कि शेरिल एक डॉक्टर है और उनके कई सारे पेशेंट्स पर लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी बड़ी काम आई है, खासकर वो पेशेंट्स जिन्हें ड्रग्स, निकोटीन और अल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। लेकिन कभी कोई ऐसी चीज होती है जो इंसान को एक ही दिन में बदल कर रख देती है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी सारी बैड हैबिट्स को छोड़ देता है। इसे ही हम लाइटनिंग बोल्ट इफेक्ट बोलते हैं। शेरिल कहती है इनमें से एक रीजन प्रेगनेंसी भी है। जैसे कि कुछ औरतें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके साथ एक और जिंदगी जुड़ी है जिसकी केयर और प्रोटेक्शन सिर्फ उनके हाथ में है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी उनकी लाइफ का वो माइलस्टोन है जो लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी का रीजन है। तो इसी के साथ इस जर्नी में हम पहुंच गए हैं अब कंक्लूजन तक। मुद्दा मामला ऐसा है कि कई बार हमें ये सोचकर फ्रस्ट्रेशन होती है, हम परेशान हो जाते हैं कि जो चीज दूसरों पर काम करती है वो हम पर क्यों नहीं करती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप अपहोल्डर हो या क्वेश्चनर हो, ऑब्लिगर हो, रिबेल हो, तो फिर आप उसी हिसाब से ऐसी टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो जिससे आपके लिए हैबिट को मेंटेन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप किस टाइप के हैं ये जानने के अलावा आपने इस समरी में दी गई स्ट्रेटेजीज को यूज करने की पावर के बारे में सीखा जो आपको गुड हैबिट्स मेंटेन करने में मदद करती है। ये स्ट्रेटेजीज है मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। लास्ट में समरी में ऑथर ने नई हैबिट्स को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स भी मेंशन किए हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप्स, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। हो सकता है कि समरी को पूरा जानने के बाद भी आपको नई हैबिट्स डालने और मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो, तो कोई टेंशन नहीं। न्यू हैबिट्स डेवलप करने में कुछ टाइम तो लगेगा ही और कुछ गलतियां भी पक्के से होगी। आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी ये जानने के लिए काफी सेल्फ एक्सप्लोरिंग करनी पड़ेगी। तो अच्छी आदतों के लिए शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं, बल्कि एक मुश्किल जर्नी है, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना, उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं है। क्या बात है, इस लाइन को सुनकर के फील आ रही है ना, तो इस फील को बरकरार रखिए लगातार, क्योंकि ये फील आपको आगे ले जाएगी। तो अपनी नई हैबिट्स को बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अब तो आपको सब कुछ पता ही लग गया आप किस टाइप के हैं, कौन सी टेक्निक आप पर काम करेगी। और ये समरी भी यहीं पर खत्म होती है इसी के साथ। और कैसी लगी आपको ये समरी, आप किस टाइप के हैं, कौन सी टेक्निक आप पर काम करेगी, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आगे आप किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और अपना ढेर सारा प्यार गूगल प्ले में आप रिव्यूज दे करके हमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं। इसी के साथ कोई सजेशन है गीगल के लिए, कोई आइडिया है आपके पास, तो प्लीज आप हमें जरूर बताइए मेल करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।